चलिए एक्सरसाइज 2 शुरू करते हैं। उसमें पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन है कि फोर्स इज नीडेड टू ब्रेक अ कॉपर वायर हैविंग अ रेडियस आर इज एफ। मतलब एफ फोर्स लग रहा है फॉर अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस आर। तो फोर्स कितना लगेगा एफ डैश व्हेन द रेडियस बिकम्स 2r। तो हमें पता है कि यंग्स मॉडुलस अगर लेते हैं, कॉपर वायर सेम है दोनों के लिए, तो फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल और एल ऊपर आ जाएगा। तो अगर फोर्स का रिलेशनशिप निकाले तो ये हो जाएगा ए वाई डेल्टा एल बाय एल। सही बात है। तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये हो जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाई आर स्क्वायर। तो एफ डैश इज इक्वल टू पाई, नेक्स्ट केस में बन जाएगा 2r स्क्वायर। ये बन जाएगा एफ डैश दैट इज न्यू फोर्स इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। लिख सकता हूं मैं 4 टाइम्स ऑफ एफ। तो एफ डैश बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ एफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी जो दिया गया 4 टाइम्स ऑफ एफ। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन दिया गया हमें कि 2 हेल स्टोन्स विथ रेडियस विथ रेडिया इन रेशियो 1:2। ठीक है, fall from a great height through the atmosphere, then the ratio of their momenta after they have attained terminal velocity। तो अगर अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करते हैं कोई हेलस्टोन, ठीक है, तो यहां पर ड्यू टू एयर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी हमको देखने को मिलेगी। ठीक, तो अभी हमें रिलेशन टर्मिनल वेलोसिटी और मोमेंटा के बीच में निकालना है, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो मास और हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी तो हमें पता है कि 2/9 r स्क्वायर रो g बाय ईटा होती है। ठीक है, और फिर हम लोग लिख सकते हैं मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो m1 दो स्टोन्स है तो दोनों का मास अलग होगा, तो m1 v1 लिखते हैं और सेकंड का मोमेंटम लिखते हैं हम लोग m2 v2। ठीक है, तो ये रिलेशन बन गया। अब हमें पता है कि वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो वेलोसिटी तो रेडियस से स्क्वायर के टर्म्स में रिलेटेड है। ठीक है, और मास के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। तो वॉल्यूम के टर्म्स में हमें रेडियस का रिलेशन मिल जाएगा, तो रेडियस के साथ रिलेशन आ जाएगा मोमेंटम का। तो इस क्वेश्चन में जहां पे हमको मोमेंटम निकालने बोला है, तो यहां जब स्टोन्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी v1 v2 हमने ली है और मास m1 m2। तो हमें पता है मास को हम स्टोन के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो पहले का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर 1 का क्यूब इनटू डेंसिटी। ठीक है, और 2 का वॉल्यूम हो जाएगा और 2 का मास हो जाएगा वॉल्यूम 2 इंटू डेंसिटी। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर 2 का क्यूब इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो हमें पता है कि यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। हमें सिर्फ रेडियस दी गई है, दैट इज r1 इज टू r2 कितना दिया हुआ है हमें, 1:2। ठीक है, ये रिलेशनशिप दिया गया है हमें। तो अब मास का रिलेशनशिप है रेडियस के साथ क्यूब r क्यूब, और वेलोसिटी यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 2। तो हमें मोमेंटम के लिए करना पड़ेगा, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 5 लिखना पड़ेगा, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, यहां पर लिखता हूं मैं p1 बाय p2 दैट इज मोमेंटम का रिलेशनशिप r1 टू द पावर 5
बाय R2⁵। यहाँ पर दिया हुआ है 1⁵ अपॉन 2⁵, ये हो जाएगा 1/32। ठीक है, 1/32, 1:32 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, जो कि सही होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2 का थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है ये। बोला है कि आपके पास एक मोटर दिया हुआ है 50 kg का, रेस्ट ऑन द 4 सिलेंड्रिकल रबर ब्लॉक्स। तो 4 सिलेंड्रिकल रबर ब्लॉक्स पे इसको रखा गया है, मोटर को रखा गया है। ठीक है, एंड ईच ब्लॉक हैज हाइट ऑफ, तो अगर ये एक ब्लॉक की मैं वैल्यू निकालू, ये एक मेटल ब्लॉक है, इसका हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर ईच ब्लॉक। देन द शियर मॉड्यूलस ऑफ रबर, तो शियर मॉड्यूलस दिया हुआ है, मतलब ईटा दिया हुआ है हमें 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, साइडवेज फोर्स, एक फोर्स भी लगा हुआ है साइडवेज, इट इज 500 न्यूटन। द डिस्टेंस दैट मोटर मूव्स साइडवेज, तो डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट ही करना पड़ेगा हमको कि कितना से डिस्प्लेस हुई मोटर। तो देखिए, मोटर इसके ऊपर रखी गई है, ऐसा एक ब्लॉक है, इसके ऊपर मोटर रखी गई है, तो अब मोटर तो मेटल की रहेगी, उसको अगर साइडवेज फोर्स भी लगता है तो वो रबर टिल्ट होंगे, है ना, क्योंकि शियर मॉड्यूलस ऑफ रबर दिया हुआ है हमें। क्या दिया हुआ है? शियर मॉड्यूलस ऑफ रबर दिया गया है हमें। तो अगर साइडवेज फोर्स लगेगा तो रबर थोड़ा, इस पे अगर लगेगा फोर्स तो रबर थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, तो उसके ऊपर रखी हुई जो मोटर है वो भी थोड़ी सी मूव करेगी। होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आप मोटर का जो मास दिया हुआ है उससे वेट और फोर्स लगाकर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो शायद आंसर आपका गलत आएगा। तो हम लोग लिखते हैं शेयर मॉडुलस के लिए क्या, ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू फाई। तो एंगल जब हम निकालते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है कि फोर्स अपॉन एरिया एक साइड, ये हो जाएगा ईटा इंटू 5। ईटा इंटू 5 क्या, x/h। x/h अगर किसी ब्लॉक के लिए निकाले तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स हमने लिया है 500 न्यूटन, जो साइडवेज लग रहा है। ये वाला जो हाइट ऑफ द ब्लॉक है वो दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर्स, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है हमें 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे 4 ब्लॉक्स है जमीन पे रखे गए हैं, और उस पर ये टोटल फोर्स लग रहा है दैट इज 500 न्यूटन। तो आपको फोर्स की वैल्यू लिखनी है 500 न्यूटन, जो कि रबर ब्लॉक पे लगने वाली है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 4 रबर्स का 4 इंटू जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो 4 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखना पड़ेगा। यंग्स शियर मॉड्यूलस दिया गया हमें, है ना, ईटा की वैल्यू दैट इज 2 × 10⁶। फिर x दैट इज कितना डिस्प्लेस होगा ये निकालना है, तो x हमारा अननोन है, और h हाइट ऑफ द ब्लॉक कितना है, 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो 4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द ब्लॉक है ना। इसको अगर हम एक एंटिटी मान के अगर सॉल्व करें तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ईटा इंटू h। तो फोर्स अपना है 500, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, 4 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁴ लगा के, इंटू x क्या है, अननोन है, सॉरी h है हमारा 4 इंटू 10⁻² इंटू ईटा की वैल्यू है हमारी 2 इंटू 10⁶। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये आप सॉल्व करें, और इसको सॉल्व करने के बाद, अभी मैंने पेपर पे इसको सॉल्व किया था, तो इसका आंसर आता है 0.156 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका आ जाएगा इससे। ठीक है, तो इसमें अगर आप इसको कुछ फोर्स में कंसिडर करें और इसके साथ ऐड करें, फिर मतलब ऐसे भी कुछ बच्चों ने मुझे भेजा था जो कि गलत है। ठीक है, तो प्लीज इसको आप सॉल्व करें। ठीक है, चलो देन क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोला गया है कि अब ब्रास रॉड लेंथ उसका है 2 मीटर्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अटैच एंड टू a steel rod of length L and cross section area। तो स्टील रॉड का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द कंपाउंड रॉड is subjected to equal and opposite force of 5 फोर्स लगा है इसके ऊपर 5 into 10⁴ Newton at its ends। if the elongation of the two rods are equal, then the length of the steel, तो लेंथ ऑफ द स्टील, तो चलो यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है आपको ब्रास का, इट इज 1 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्टील का दिया हुआ है आपको 2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। अब आपको यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस है ना, नहीं, यंग्स फोर्स अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू लेंथ, दिस इज द रिलेशनशिप। तो अभी आपको पता है कि दोनों का मतलब ब्रास एंड स्टील दोनों का सेम है कि नहीं, दोनों का सेम है इलोंगेशन। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड दोनों के ऊपर सेम है, लेंथ एक का 2 मीटर है, एक का एल दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है। मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, इसका ज्यादा है और इसका ऑलमोस्ट हाफ है। ठीक है, तो दिस इज ब्रास, दिस इज स्टील, और दोनों पे लगने वाला फोर्स सेम है, तो इलोंगेशन दिया हुआ है ना, इक्वल एंड अपोजिट पुल्स ऑफ 5 into 10⁻⁴ न्यूटन। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप है आपका। आपको पता है कि अगर दोनों सेम है डेल्टा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, ब्रास के लिए लिख सकते हैं हम लोग लेंथ ऑफ ब्रास अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ऑफ ब्रास था, स्टील इंटू लेंथ ऑफ स्टील एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। तो फोर्स तो इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो अब बचा क्या हमारे पास, लेंथ हमें निकालना है ना। तो लेंथ ऑफ स्टील हमें निकालना है एल जो दिया हुआ है, तो बाकी वैल्यूज पुट कर देंगे, सीधा सीधा लेंथ ऑफ ब्रास इंटू एरिया ऑफ स्टील यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रास। ठीक है, लेंथ ऑफ ब्रास इज 2 मीटर्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 into 10⁻⁻⁴ आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। यंग्स मॉडुलस इज 2 into 10⁻11 अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील इज 1, 2 into 10⁻⁻⁴ into 1 into 10⁻11।
इसको सॉल्व करेंगे हम तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा लेंथ कितना आ रहा है, 2 मीटर्स ही आ रहा है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज 2 मीटर्स। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लेना आप, मिट गया गलती से। तो आपको एक सवाल दिया गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन नंबर 5। फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो आपको पहला ग्राफ दिया हुआ है जो ग्रेविटेशनल फोर्स, स्पेरिकल बॉल इज ड्रॉप इन अ लॉन्ग कॉलम। अगर लॉन्ग कॉलम में एक स्पेरिकल ड्रॉप करता है तो टर्मिनल वेलोसिटी, एक विस्कस लिक्विड में टर्मिनल वेलोसिटी ये होता है mg। यहाँ पे बॉइंट फोर्स लगेगा, हमें एक पॉइंट के बाद टर्मिनल वेलोसिटी एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू मिली हमें, तो आपको विस्कस फोर्स जो भी ज्यादा अगर होगा तो जल्दी अटेंड हो जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर एक ही पूछा गया है कि ऑप्शंस दिए गए आपको कि जैसे ये पी ग्राफ है, तो पी ग्राफ क्या शो रहा है, विथ टाइम फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऐसा एक ही फोर्स है ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से चलता है, दैट इज वेट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स विद टाइम शुड रिमेन कांस्टेंट, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन है तो एक ही ग्राफ है यहाँ पे जो बोल रहा है कि 0 हो जाएगा विद टाइम, आर ग्राफ इज टेंडिंग टू 0, जैसे एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होके 0 की तरफ जा रहा है। मतलब ये आर हो रहा है क्या, फोर्स हो सकता है, नेट फोर्स 0 हो जाता है टर्मिनल वेलोसिटी में अगर पार्टिकल आ रहा है, तो पहले डिक्रीज होती है उसकी वेलोसिटी, पहले स्टार्टिंग में एक्सेलरेट करेगा, मतलब डिसेलरेट करेगा, और जब फोर्स 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, तो आर इज डेफिनेटली अ ग्राफ ऑफ व्हाट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विद टाइम, क्योंकि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विद टाइम बिकम्स 0, तो आर ग्राफ उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे ऑप्शन जितने दिए हुए हैं है ना, उसमें नेट फोर्स के लिए क्या है, आर ग्राफ ही रिप्रेजेंट करेगा उसको। ठीक है, और फिर ये ग्राफ है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, कि विस्कस फोर्स विद टाइम। तो विस्कस फोर्स जो लग रहा है उस पे, है ना, विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करता है ना, ईटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और कितना वेलोसिटी ग्रेडियंट है हमने निकाला था उसमें। अब इसमें तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन सी विच सेज पी क्यू आर। तो पी आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स विद टाइम, क्यू रिप्रेजेंट विस्कस फोर्स विद टाइम। अगर इसमें कंफ्यूजन भी है आपको तो आर तो पक्का ही आपको बता देगा कि नेट फोर्स 0 होने वाला है, जो कि ग्राफ में शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। देन आपको बोला गया है कि द कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर दिया गया आपको 46.4 इंटू 10⁻⁻6 पर एटीएम। तो बल्क मॉडुलस का एग्जैक्टली अपोजिट होता है, दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स दैट। तो क्या होता है इसका मीनिंग, कि बल्क मॉडुलस आपको दिया गया है ना, तो बल्क मॉडुलस क्या होता है कि एग्जैक्टली अपोजिट होता है। तो बल्क मॉडुलस अगर एग्जैक्टली इसका अपोजिट करें तो हम लिख सकते हैं बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये हमारा बल्क मॉडुलस है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट क्या होता है कि हम कॉम्प्रेसिबिलिटी निकाल सकते हैं इसकी। कॉम्प्रेसिबिलिटी आपको दिया गया है वाटर का, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम इसको पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला है यहाँ पे, तो कैसा निकाले इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज 46.4 इंटू 10⁻⁻6 पर एटीएम पर एटमोस्फियर।
तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आपको दिया हुआ है कॉम्प्रेसिबिलिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, और इसका एग्जैक्टली अपोजिट रेसिप्रोकल होता है अपना बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी हमारा दिया गया है के की वैल्यू 46.4 इंटू 10⁻⁻6 पर एटमॉस्फेयर, यह आपको दिया गया है। तो आपको पता है बल्क मॉडुलस होता है प्रेशर दैट इज, या फिर चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो आपको पूछा गया है इसका मतलब क्या है। तो जो ऑप्शंस दिए गए हमको, तो बल्क मॉडुलस ऑफ द वाटर इज दिस मच। ठीक है, बल्क मॉडुलस इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 10⁻+6 तो आएगा, लेकिन ये वैल्यू नहीं आएगी। तो ऑप्शन ए तो कोई सेंस नहीं बनता अगर ऑप्शन ए आप पढ़े। फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया हमें कि वॉल्यूम के टर्म्स में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है वॉल्यूम के टर्म्स में, चौथा ऑप्शन भी दिया गया वॉल्यूम के टर्म्स में। तो वॉल्यूम के टर्म्स में हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। तो इसको इधर लेके जाते हैं, बल्क मॉडुलस यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो ये आ जाएगा डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू के इंटू प्रेशर, दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी इंटू प्रेशर। तो अब हमें पता है प्रेशर हम एटमॉस्फेयर में मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला में ये वैल्यू डाल सकते हैं। तो हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू प्रेशर इंटू कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो ये आ जाएगा 46.4 इंटू 10⁻⁻6 पर एटमॉस्फेयर। और ये जो ऊपर आया प्रेशर, प्रेशर का भी यूनिट एटमॉस्फेयर है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक वैल्यू मिलेगी दैट इज डेल्टा वी इंटू वी इज इक्वल टू 46.4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो रिलेशनशिप चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी डिक्रीज इन वॉल्यूम है, जो भी चेंज इन वॉल्यूम है आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर इज 46.4 इंटू 1 मिलियंथ। 1 मिलियंथ मतलब 10⁻6 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा पढ़ सकते हैं 46.4 1 मिलियंथ ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम फॉर, है ना, ईच एटमॉस्फेयर इंक्रीज इन प्रेशर। तो प्रेशर इंक्रीज जब करेंगे, ठीक है, तो कितना चेंज आएगा? इतना चेंज आएगा वाटर में, कॉम्प्रेस हो जाएगा, ये उसका मीनिंग है। तो ऑप्शन बी सबसे सेंसिबल ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, तो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आप इस बात को समझ लीजिए, समझ में आ रहा होगा। देन आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है कि इफ रेशियो ऑफ लेंथ, रेडियस एंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर, तो दोनों वायर का रेशो दिया हुआ है, जैसे स्टील का लेंथ का रेशो अपॉन ब्रास का रेशो इज गिवन एज ए। ठीक है, देन यंग्स मॉड्यूल रेडियस का, रेडियस ऑफ स्टील एंड रेडियस ऑफ ब्रास का रेशो इज गिवन एज बी, और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील एंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास is given as C. Then corresponding ratio of increase in their length would be, corresponding ratio of increase in their length would be, तो लेंथ इंक्रीज मतलब इलोंगेशन, मतलब डेल्टा एल, डेल्टा एल निकालना है हमें, डेल्टा एल का रेशियो निकालना है करस्पॉन्डिंग का, मतलब स्टील का। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है चेंज इलोंगेशन इन स्टील अपॉन इलोंगेशन इन ब्रास, इसका रेशियो निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर ये आपको आता है, ठीक है, तो आप दोनों के रिलेशनशिप निकाल सकते हो। तो पहले डेल्टा एस दैट इज इलोंगेशन इन स्टील निकाल लो, है ना, फिर इलोंगेशन इन ब्रास भी आप निकाल सकते हैं, देखते हैं। ठीक है, इलोंगेशन इन कोई भी एक हम निकाल सकते हैं। डेल्टा एल क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया यंग्स मॉड्यूलस इनटू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, स्टील की। और फिर ब्रास की आ जाएगी
फोर्स अपॉन एरिया लेंथ ऑफ ब्रास अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो अगर हम इसका रिलेशनशिप देखने जाए तो क्या आएगा, रेशो अगर ले लें इसका तो रेशो में क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस ऊपर चले जाएंगे सब, फोर्स और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यंग्स मॉडुलस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अब इसमें कैलकुलेशन क्या करेंगे, देखो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो कुछ इस तरह से मिलता है हमको, ठीक है ना। जगह कम है यहाँ पे तो लिखते हैं इसको, पहले वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर वाले की वैल्यू लिखते हैं। फोर्स, फोर्स कितना आएगा स्टील का, स्टील पे लगने वाला फोर्स दोनों का होगा, क्योंकि लेंथ ये तो अगर ब्रास पे लगेगा तो ब्रास पे सिर्फ 2L लगेगा, 2M लगेगा सॉरी, लेकिन स्टील पे तो दोनों का मास लगेगा। तो 3M इंटू जी इज द फोर्स ऑन स्टील अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और लेंथ अपॉन यंग्स मॉडुलस। और अगर मैं ब्रास का लिखने जाऊँ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर ब्रास अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास। ठीक है, तो रिलेशनशिप हम लोग निकालेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब आप देख लेना, ठीक है। तो रिलेशनशिप कुछ ऐसा आ जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये 3 टाइम्स आएगा, ये एम जी कैंसिल हो गया यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। फिर हमें रेडियस का R1 और R2 का रेशो दिया है, ये अलग अलग हो जाएगा, ये डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। एम जी कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा डेल्टा फॉर स्टील elongation for brass is directly proportional to 3 times length of steel upon 2 times length of brass, Young's modulus of brass upon Young's modulus of steel, सही बात है, and brass upon radius of steel इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसका स्क्वायर, ऐसा रिलेशन बनेगा। तो वैल्यू डालेंगे 3/2 लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ ब्रास, इसको हमने क्या रेशो दिया था नाम, इसका रेशो का नाम था बी, सही बात है, नहीं सॉरी ए, लेंथ के लिए ए था, रेडियस के लिए क्या था, तो ये हो जाएगा 1/b का स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस भी रेसिप्रोकल हो गया है स्टील और ब्रास का, तो ये हो जाएगा 1/c। तो ओवरऑल हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 a बाय बी स्क्वायर इंटू सी, दिस शुड बी योर आंसर। ये आपके ऑप्शन में होगा, अब देख लेना इसको, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ रहा है हमारा, जो भी ऑप्शन दिए गए ABCD में से 3a/2b²c, ठीक है। तो ये ऐसा रिलेशनशिप मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि 2 आइडेंटिकल रॉड्स इन ज्योमेट्री but of different materials having coefficient of thermal expansion as α1 α2 and Young's modulus। तो रॉड दिए हैं दोनों, ऐसा लिखता हूं मैं, 2 रॉड्स दिए हुए हैं फिक्स्ड बिटवीन 2 रिजिड मासिव वॉल्स। तो इसका यंग्स मॉडुलस y2, इसका कोएफिशिएंट α1, इसका कोएफिशिएंट α2। तो हमें रिलेशनशिप दिया गया α1 और α2 का रेशो दिया हुआ है 2/6 दैट इज 1/3। और हमें पता है
हमने प्रीवियस थर्मल एक्सपेंशन में देखा था कि फोर्स अपॉन एरिया इज यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, ऐसा होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर कैसा दिया है देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। द रॉड आर हीटेड सच दैट दे अंडरगो सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा थीटा सेम है, चेंज इन टेम्परेचर सेम है, ठीक है। अंडरगो सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर, देर इज नो बेंडिंग ऑफ रॉड्स, there is no bending of rods. If alpha 1 is to alpha 2 is 2 by 6, the thermal stress developed in the two rods are equal, provided Young's modulus y1 is to y2 is equal to, तो y1 is equal to y2 का रेशो निकालना है हमें। तो हमको जो बोला गया है उससे आपको अंदाजा आ गया है कि थर्मल स्ट्रेस डेवलप इन द टू रॉड्स आर इक्वल, प्रोवाइडेड थर्मल स्ट्रेस डेवलप इज इक्वल, ठीक है। तो अब रिलेशनशिप मिलेगा F1 बाय A1, F2 बाय A2, Y1 बाय Y2, अल्फा 1 बाय अल्फा 2, ऐसा ही रिलेशनशिप आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैसे फोर्स और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो देखते हैं आगे आने वाले पेज पे। तो स्ट्रेस डेवलप इज इक्वल बोला है, तो रिलेशनशिप फोर्स अपॉन एरिया दोनों में सेम होगा। अल्फा 1 यंग्स मॉडुलस टू डेल्टा थीटा, और ये सेकंड के लिए अल्फा 2 टू डेल्टा थीटा। तो ये सेम है, ये भी सेम है, अगर इनका रेशो निकाले ये दोनों सेम है तो अब इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस 1 यंग्स मॉडुलस 2 हो जाएगा अल्फा 2 बाय अल्फा 1, इनवर्स प्रोपोर्शन है तो हो जाएगा 3:1, 3:1 ये एक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है अपने पास 3:1, तो सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे सब सिंपल सवाल है लेकिन कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। देखते हैं आगे। रबर बॉल इज टेकन एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर in the pool, its volume decreases by 0.01%. If density of water is 10 raised to the power 3 kg per meter cube, g is equal to 10 meter per second square, then the volume elasticity इन न्यूटन पर, वॉल्यूम इलास्टिसिटी निकालना है हमें। तो हमें पता है कि डेप्थ इज गिवन एज 200 मीटर्स, देन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन पर यूनिट, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इज 0.1, ठीक है। तो हम लोग सीधा 0.1 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं, ऐसा ही लिखते हैं ना हम लोग। परसेंटेज अगर दिया है चेंज इंटू 100 इज इक्वल टू 0.1 अगर दिया है तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा। हम लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 0.1 बाय 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 रेज़्ड टू पावर -3, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एज 10 रेज़्ड टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस ही निकालना है हमें। तो वॉल्यूम इलास्टिसिटी मतलब बल्क मॉडुलस, दैट इज प्रेशर डेल्टा वी बाय वी, ठीक है। कितना डेप्थ तक गया है, 200 मीटर तक। तब प्रेशर इज एच रो जी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू हमको पता है 10⁻³ है ना। तो आप लिखेंगे बल्क मॉडुलस इज नथिंग बट प्रेशर अपॉन वॉल्यूम चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज एच रो जी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, हाइट इज 200 मतलब डेप्थ इंटू 10⁻³ इज डेंसिटी इंटू 10 अपॉन 10⁻⁻3। ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा
2 इंटू 10⁻⁴, ये 3, ये 1 4, और ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷, ये 7, और ये 2 9 हो जाएगा, 10⁹ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 2 इंटू 10⁹ शुड बी योर आंसर। तो ABCD में से जो भी आपका ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे डी, तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चंस। देन क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं, हाँ सॉरी 10 को बोला है कि 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ बट डिफरेंट डायमीटर, रेशो दिया हुआ है डायमीटर का, D1 D2 का रेशो दिया हुआ है 1:2, stretched by same force, the ratio of potential energy per unit volume for 2 wires then when stretch will be। ठीक है, two wires of same material and length बट डायमीटर दिया हुआ है आपको, तो रिलेशन सीधा सीधा मिल जाएगा। तो रेशो ऑफ डायमीटर भी दिया हुआ है, तो रेडियस का भी रेशो वही होगा 1:2। ठीक है, फिर आपको बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है क्या होता है, हाफ इज इक्वल टू स्ट्रेस, सॉरी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम बोला तो वॉल्यूम डिवाइजन में आ जाएगा, तो इसको हटा के वॉल्यूम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, तो आप हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। अब रिलेशनशिप निकालना है हमें, क्या दिया हुआ है, बस रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द 2 वायर्स व्हेन स्ट्रेच विल बी। तो जब स्ट्रेच करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वर्क डन होता है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप बनेगा। चलो रिलेशनशिप निकालते हैं इसमें। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। सिंपल है, पर यूनिट वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम इधर आ गया। अब लिख सकते हैं स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल। तो यंग्स मॉड्यूलस के टर्म्स में दिया गया हमें बोला है कि सेम मटेरियल है एंड लेंथ सेम है, तो लेंथ तो सेम है, मटेरियल सेम है, तो यंग्स मॉड्यूलस के टर्म्स में निकाल के देखते हैं। तो इसके जगह डेल्टा एल को हम रिप्लेस करते हैं इक्वेशन से, जो यंग्स मॉड्यूलस में हमको मिलता है, यंग्स मॉड्यूलस के टर्म्स में यहाँ पे लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया इनटू लेंथ बाय यंग्स मॉड्यूलस। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो लेंथ और लेंथ तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा यंग्स मॉड्यूलस, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ फोर्स अपॉन एरिया का स्क्वायर इंटू यंग्स मॉड्यूलस डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में यंग्स मॉड्यूलस दोनों के लिए कांस्टेंट है ना। तो हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर वन, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर सेकेंड वायर, उसके लिए यंग्स मॉड्यूलस सेम है दोनों के लिए, तो डायरेक्टली फोर्स भी स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स भी बोला है, सेम फोर्स है तो ये भी गया, तो हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेते हैं, तो A1 का स्क्वायर और A2 ऊपर उसका होल स्क्वायर। हमारे पास रेडियस का इक्वेशन है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो R1
इंटू आर टू का रेशो है आर टू का रेशो आ जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16:1। तो आंसर शुड बी 16:1। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ये वैल्यू आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया था, है ना, R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये रिलेशनशिप आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। देन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अ स्मॉल स्टील बॉल फॉल्स थ्रू अ सिरप। टर्मिनल वेलोसिटी वाला कुछ इक्वेशन दिख रहा है हमें। तो एक स्टील बॉल फॉल्स थ्रू अ सिरप एट अ कांस्टेंट स्पीड, terminal velocity is 10 centimeter per second. If the steel ball is pulled upwards, if steel ball is pulled upwards with a force, if steel ball is pulled upwards with a force equal to twice its effective weight, twice its effective weight, how fast will it move upwards? आपको बोला गया कि स्मॉल स्टील बॉल, a small steel ball falls through a syrup at a constant speed. constant speed कितना है? 10 सेंटीमीटर पर second. If the steel ball is pulled upwards with a force equal to twice its effective weight, how fast will it move upwards? Okay, if the steel ball is pulled upward, the force equal to twice its effective weight. ठीक है, तो हाउ फास्ट विल इट मूव अपवर्ड्स। ठीक है, ट्वाइस इट्स इफेक्टिव वेट। तो आपको बोला गया है कि जो बॉल गिर रहा है उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, mg। ऊपर होता है बॉइंट फोर्स लगता है ना, बॉइंट फोर्स लगता है, और फिर विस्कस फोर्स भी लगता है। ठीक है, फिर भी वो अगर एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, तो अब स्मॉल स्टील बॉल, फिर से एक बार पढ़ना, फॉल्स थ्रू अ सिरप एट कांस्टेंट स्पीड इफ स्टील बॉल इज पुल्ड अपवर्ड्स विद द फोर्स इक्वल टू ट्वाइस इट्स इफेक्टिव वेट। तो इफेक्टिव वेट के ट्वाइस फोर्स हमें मिल रहा है। तो ये पहला रिलेशनशिप जो आता है हमारे पास, है ना, कि नेट फोर्स इज जीरो, तो हमारे पास रिलेशनशिप आता है कि mg इज इक्वल टू विस्कस फोर्स प्लस बॉइंट फोर्स। ऐसा पहला रिलेशनशिप आता है। ठीक है, ये नॉर्मल इसका रिलेशन है। अब हमको बोला गया कि ट्वाइस द फोर्स आपको मिलेगा। ट्वाइस द फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स माइनस ऑल दिस जो भी मिल रहा था mg, इसको इधर लेके आता हूँ, इन दोनों को जो राइट में लेफ्ट में लेके आता हूँ, फोर्स v माइनस बॉइंट फोर्स लिखता हूँ इसको मैं। ठीक है, अब थ्रस्ट शुड बी इक्वल टू 2mg, ये फोर्स हो जाएगा 2mg माइनस mg माइनस जो विस्कस फोर्स है और माइनस बॉइंट फोर्स है ना। तो ये रिलेशनशिप आएगा, द बॉल विल मूव अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। तो सेम रिलेशनशिप मिल रहा है हमें, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा और हमें यही वैल्यू मिलेगी। तो अगर ट्वाइस द वेट अगर हमने फोर्स अप्लाई किया ऑब्जेक्ट पे, तो अब ये जो बॉल है ना, एक्सेलरेट तो नहीं करेगा क्योंकि अब यही वैल्यू मिल रही है, लेकिन वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब हमें जो अब फोर्स मिल रहा है, तो यह दैट इज 2mg, सॉरी
तो इस रिलेशनशिप में हमको सिंपल सा फंडा मिल रहा है कि इस बॉल पे लगने वाला जो फोर्स है ये 2 mg है ऊपर, ये नीचे mg है, और अब जो विस्कस फोर्स बॉइंट फोर्स थे जो पहले प्रीवियस वैल्यू था उसके साथ क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन आ जाएगी। सेम कंडीशन आ गई तो एक्सेलरेट नहीं करेगा अभी भी, एक्सेलरेशन इज स्टिल 0, लेकिन इट विल मूव अपवर्ड्स विथ सेम वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो इससे कैसे कंक्लूजन किया आपने, क्योंकि रिलेशनशिप वही आ रहा है, क्योंकि अब ऊपर जाएगा तो बॉइंट फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, है ना, और विस्कस फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। तो अभी वही रिलेशनशिप आ गया, है कि नहीं? सेम है, बस डायरेक्शन चेंज हो गई। विल मूव अपवर्ड्स विथ दिस वेलोसिटी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक। तो आपको बोला है कि टू आइडेंटिकल thin metal strip of aluminium and other of iron are riveted together to form a bimetallic strip। तो दो bimetallic strip बनाया गया है and the temperature is raised by 50 degrees Celsius if the central part of the two strips are separated by 2 nanometer। ठीक है, the coefficient of thermal expansion of aluminum and iron are respectively given as 30 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius। तो एवरेज कर्वेचर ऑफ द बायोमेट्रिक स्ट्रिप, देखो हमने ये थर्मल एक्सपेंशन में आपने पढ़ा होगा ये, तो आपके पास डायरेक्टली इक्वेशन दिया हुआ था कि रेडियस इज इक्वल टू क्या, अल्फा डेल्टा चेंज इन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू टी बाय, नहीं डिवीजन में कुछ नहीं है ना, हाँ। सो दिस इज द रिलेशन। हमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर एल्यूमिनियम दिया गया है एंड फॉर आयरन भी दिया गया है। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा लिखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बायोमेटालिक स्ट्रिप आर इज इक्वल टू डी बाय और डेल्टा टी। टेम्परेचर दिया हुआ है तो आपको सीधा सीधा वैल्यू लिखना है 2 इंटू 10⁻², 2 नैनोमीटर दिया हुआ है यहाँ पे ना। द सेंट्रल पे सेपरेशन इज गिवन एज 2 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स अपॉन इनका डिफरेंस, तो 30 माइनस 10 इंटू 10⁻⁶, ये सेपरेशन डिफरेंस इन चेंज इन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर दैट इज 50 डिग्री दिया हुआ था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10⁻, ये बचेगा 10⁻⁻3 और फिर ये बचेगा 20 नीचे में, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 1/500 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ऊपर गया तो कितना बचेगा 0.2, इंटू 10⁻⁵ ट्रस में बच रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? ऑप्शन में नहीं दिख रहा है हमें, 200 सेंटीमीटर तो नहीं आ रहा है।
टू के इसमें मीटर्स में आएगा तो कन्वर्ट करेंगे इसको सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर भी नहीं आता है, कुछ तो गड़बड़ है। नैनोमीटर दिया हुआ है सेपरेटेड बाय, इसमें कुछ गड़बड़ है, नहीं तो फॉर्मूला से सीधा आ जाएगा। ठीक है, 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶ आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, किस कोई ऑप्शन नहीं आता है। इसमें गड़बड़ होगी, नहीं तो फिर ये वैल्यू तो चलो ठीक है दोनों की। यहाँ पे 2 इंटू 10⁻³ होना चाहिए था, मिलीमीटर होना चाहिए था, नैनोमीटर दिया हुआ है, वो अगर आता तो आ जाता आंसर, 2 मिलीमीटर अगर होता तो आंसर आता। ये डिफरेंस सेपरेशन डी दैट इज 2 नैनोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अगर वो मिलीमीटर होता तो आंसर आता, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देख लेना थोड़ा सा, अगर मिलीमीटर करके सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1 का लास्ट डिस्कशन कि 2 थिन रॉड्स ऑफ लेंथ L1 L2 एट अ सर्टन टेम्परेचर आर ज्वाइन टुगेदर, तो ज्वाइन किया हमने L1 और L1 प्लस L2 कर दिया उसको, एट अ सर्टन टेम्परेचर to each other end to end, the composite rod are then heated through a temperature θ1. ठीक है, and the coefficient of linear expansion of 2 is α1 and α2 respectively. Then the effective coefficient of linear expansion of the composite rod is, तो जो combined rod है उसका coefficient निकालना है हमें। तो हमारे पास है L1 डैश क्या होता है, L1 1 प्लस α1 डेल्टा टी, L2 क्या हो जाएगा, L2 डैश इज इक्वल टू L2 1 प्लस α2 डेल्टा टी। तो हमें L1 डैश प्लस L2 डैश निकालना है, सो इट विल कम आउट टू बी, अगर इसका कॉम्बिनेशन हमें निकालना है तो इफेक्टिव अल्फा निकालना है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा वैल्यू, L1 प्लस L2 और इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मतलब इफेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा। तो ये रिलेशनशिप निकालना है हमें। तो अब दोनों को जब कंबाइन करेंगे L1 प्लस L2 को, तब जाके वैल्यू आएगा। तो देखिए कैसा होगा। तो हमारे पास है इफेक्टिव L1 प्लस L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो हम कर सकते हैं इज इक्वल टू L1 डैश प्लस L2 डैश। तो L1 डैश क्या है, L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, L1 अंदर चला जाएगा यहाँ पे, प्लस L1 डेल्टा अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। तो L1 प्लस L2 एक साथ लिख देंगे, इसको एक साथ लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें समझ में आ रहा है ये, नेक्स्ट इसमें लिख रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 है ना, और दूसरा हो जाएगा 1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। ये हो जाएगा RHS।
और हमारा LHS क्या था, हमारा था L1 प्लस L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को इक्वेट करके तो हमें पता है कि इसको कंबाइन कर देंगे इसके साथ और यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, ये L1 प्लस L2 अंदर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा L कॉमन निकल जाएगा, तो L1 अल्फा 1, ये आएगा L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 और डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा L1 प्लस L2 डेल्टा टी, तो कैंसिल हो जाएगा और ऐसा कुछ दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अल्फ़ा का वैल्यू अगर हमने निकाला तो कितना आएगा, L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 अपॉन L1 प्लस L2, ये डेल्टा टी कैंसिल हो जाएंगे और ऐसा वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन शुड भी ए में दिख रहा है कि नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 1 दिया हुआ है, गलत है ये, तो L1 अल्फ़ा 1 L2 अल्फ़ा 2, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो आप, आपको अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर।